दोस्तों नमस्कार। हिंदुत्व और राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल और हिंदुत्व का नारा, इन दो चीजों को अगर आप हटा दीजिए तो फिर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पास शायद कुछ भी नहीं बचेगा और सही मायने में बीजेपी की समूची राजनीति एक झटके में धरी की धरी रह जाएगी। तो क्या इस देश के भीतर वोटों को साधने के लिए हिंदुत्व का नारा, और जब कोई आपको सवाल पूछकर कटघरे में खड़ा कर दे तो वह एंटी नेशनल, और यही दो ऐसे राजनीतिक हथियार हैं जिनके आश्रय क्या राजनीतिक सत्ता खुद को हर मौके पर बचा ले जाती है या सामने वाले को कटघरे में खड़ा करने से चूकती नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कमोवेश इन्हीं दो मुद्दों को घेरा है। हफ्ते भर पहले याद कीजिए, जब हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के साथ राजनीति को मिलाना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आज खुले तौर पर एक न्यूज चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा, आपकी कोई आलोचना करता है यानी सरकार की कोई आलोचना करे तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वह एंटी नेशनल करार दिया जाए। तो क्या भारत की राजनीतिक सत्ता या भारत की राजनीति इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है? और यही वो मुद्दे हैं जो इतने प्रभावी हैं कि संविधान तक की अनदेखी करने से मौजूदा सत्ता चूकती नहीं है। क्योंकि संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मुद्दों पर टिप्पणियां की हैं, और आज जो टिप्पणी की है वो इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है कि मौजूदा मोदी सत्ता तो संविधान की शपथ लेकर आई, और संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी संविधान में क्या दर्ज है, क्या उसने जाना समझा पढ़ा नहीं? या फिर सुप्रीम कोर्ट जब यह कहता है कि देखिए, जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, उसमें आप अपने तरीके से कोई पॉलिसी बनाते हैं और मीडिया भी अगर आपको सवाल करता है और आपको कटघरे में खड़ा करता है तो आप ऐसी ऐसी धाराएं लगाकर उसको एंटी नेशनल करार देंगे और उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। दरअसल 2 महीने 5 दिन के बाद मलयालम का एक न्यूज चैनल है मीडिया वन, उस पर जब प्रतिबंध लगाया गया था तो गृह मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल उसके ताल्लुकात ऐसे संगठन के साथ हैं जिस संगठन के साथ ताल्लुक होने का मतलब यह है कि यह चैनल टेररिज्म की दिशा में लगातार जा रहा है और उसे बढ़ावा दे रहा है। और यहां पर एक चीज और जान लीजिए, जिस संगठन का जिक्र किया गया उस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा, चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमको लगता है यह पहली बार भारत के भीतर अब इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। समझना इसलिए है क्योंकि तमाम मुद्दे जो हिंदुत्व के आश्रय चलते हों या फिर जो राष्ट्र विरोधी जिन्हें करार दिया जाता हो, एंटी नेशनल कहा जाता हो, और नियम कायदे दिखाकर भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री भी कानूनी तौर पर अगर चीजों को रख रही और सुप्रीम कोर्ट कहे कि दरअसल आप सिर्फ यह सोचते हैं कि आपकी आलोचना कोई ना करे, तो ऐसा करना और कहने की परिस्थिति संविधान इजाजत नहीं देती है। संविधान तो नागरिकों के हक में खड़ी है। हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को खोलने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के भीतर में कितने ऐसे मामले हैं जिसके दायरे में हिंदुत्व का सवाल उभरता है तो उसके बाद सत्ता तो दूर की गोटी है, कानून का राज गायब हो जाता है, जिसका जिक्र हेट स्पीच की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आज जब एंटी नेशनल शब्द के उपयोग का जिक्र सत्ता के जरिए एक चैनल को लेकर किया गया तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा, उनकी बेंच ने क्या कहा? बहुत साफ तौर पर कहा, सरकार की नीतियों और कदमों की आलोचना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता है। हमें लगता है कि आज इनकी परतों को इसलिए खोलिए क्योंकि केरल के हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था और हाईकोर्ट के फैसले को पलटा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है
वो सरकार के मौजूदा राजनीतिक हथियारों को न सिर्फ भोथरा बनाती है, बल्कि इस बात के संकेत देती है कि राजनीतिक सत्ता के पास कानूनी तौर पर संवैधानिक ताकतें होती हैं। वह ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होता है जिन इंस्टीट्यूशंस को संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ इस देश में लागू करना है। तो आपके जहन में हो सकता है बहुत सारे मामले आ जाएं, यहां तक कि सीएए एनआरसी का जिक्र हो जाए। इस देश के भीतर में इस देश के जो एंटी नेशनल करार दिए गए थे, उससे जुड़े हुए देश के तकरीबन 125 से ज्यादा मामले भी आपके जहन में आ सकते हैं। लेकिन आज उस दिशा में ना जाइए, टू द पॉइंट इस पर आइए कि दरअसल क्या कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुरक्षा कारणों से चैनलों के ब्रॉडकास्ट पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी वह गलत है। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्या हाईकोर्ट संविधान के दायरे में नहीं आता है, या हाईकोर्ट का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया के सवाल और उस प्रक्रिया को क्यों नहीं समझ पाता है जो सुप्रीम कोर्ट आकर एक परत हट जाती है। तो क्या इस देश के भीतर में पहली बार बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि किसकी नियुक्ति कहां पर है और कौन कितनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, चाहे वो मंच संविधान के व्याख्या करने के लिए हो या रूल ऑफ लॉ को लागू कराने के लिए हो। तो क्या एक ऐसा सवाल हर जहन में जरूर आज की तारीख में उठता होगा। और सुप्रीम कोर्ट जब सरकार को पाठ पढ़ा रहा है और इस देश के तमाम न्यायालयों से जो फैसले निकलते हैं वो सरकार के अनुकूल कैसे हो जाते हैं, यह भी एक सवाल हर जहन में होता है। लेकिन आज के फैसले के मद्देनजर की पहला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला एक न्यूज चैनल को लेकर उस वक्त जनवरी 31 जनवरी 2023 में जो बैन लगाया गया मीडिया वन मलयालम चैनल पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई फैक्ट तो हो, आप कुछ कहिए। तो आपने कह दिया और वो लागू कर दिया, और आज की तारीख में जब हम आपसे पूछते हैं तो आप कुछ बता नहीं पाते हैं। यानी मजबूत तथ्य, मजबूत फैक्ट्स होने चाहिए। तो क्या पहला सवाल, क्या इस देश के भीतर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो राजनीति से प्रेरित है, सत्ता बचाने के लिए है? क्योंकि आपके जहन में यहां पर दो मुद्दे जरूर आने चाहिए। एक राफेल का मुद्दा, याद कीजिए राफेल को लेकर बहस क्या हो रही थी। बहस हो रही थी कि इसमें जो पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया और उसमें कमीशन खाई गई है। सरकार कहते कहते यहां तक आ गई, अगर हम बता देंगे कितने में खरीदा है तो फिर दुनिया के तमाम देशों को और हमारे दुश्मन देशों को भी यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो हमने आधुनिकतम लगाई है उस टेक्नोलॉजी की कीमत बाजार में मौजूद है। यानी हम कीमत नहीं बताएंगे, और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम राफेल में कितनी कीमत में ली गई नहीं बनाएंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर मौजूदा चीफ जस्टिस होते तो क्या ये सवाल करते कि बिना फैक्ट के आप कहे जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी हथियार कोई भी किसी से खरीदता और कोई भी देश खरीदता है तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बताता है कि यह बजट है, क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है, और देश की सुरक्षा के इस्तेमाल के लिए वो हथियार लिए गए। लेकिन आरोप तो कमीशन के लग रहे थे, लेकिन उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द के साथ उस वक्त पर्दा डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। हो सकता है ये जासूसी यानी पेगासस को लेकर भी आपके जहन में यही सवाल आए। एक लंबे सवाल जवाब के बाद जब पूछा गया क्या आपने इक्विपमेंट को इस रूप में यूज किया था, सरकार का जवाब था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम इसे नहीं बतला सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस परत को साफ किया जो इस देश के भीतर में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं एक मोटी परत संविधान के ऊपर लाकर लगता है जैसे किसी ने पोत डाली है कि इस चादर को देखिए, संविधान के भीतर लिखे शब्दों को मत देखिए। तो पहली बार। दूसरा कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टेररिस्ट लिंक साबित होता हो उस न्यूज चैनल को लेकर। आप कहेंगे क्या इतना सीरियस मामला है कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ाव है?
इसको भी डॉक्यूमेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि आप जो आरोप जिस संगठन पे लगा रहे हैं उस संगठन पे आपने पाबंदी तो लगाई नहीं, फिर आप कैसे इन सवालों को उठा रहे हैं। जरा इस सिलसिले को पहले और आगे समझिए। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं जिससे साबित हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही हो। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, जो मजलिस हिंदुस्तान जो जिक्र हो रहा है उसको छोड़िए ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको लेकर कोई रिपोर्ट फाइल हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ चैनल भी टेररिज्म के साथ जुड़ गया, इस बात को जिक्र कर दिया गया और होम मिनिस्ट्री ने माना और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन गया कि आपको बैन किया जाता है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ठप्पा लगा दिया। अब इसका तीसरा हिस्सा में आइए। सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुफिया नहीं कहा जा सकता है। इससे लोगों के अधिकारों और उनकी आजादी पर असर पड़ता है। सरकार को सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता है। कई सवाल इसके भीतर हैं। जो कोई न्यूज़ चैनल कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करता है और उसकी पूरी पड़ताल करता है और उसको लेकर आता है और अगर वो सरकार पर कहीं हमला माना जाए या सरकार उसके जरिए कटघरे में खड़ी हो तो क्या सरकार कहेगी आपने ये कैसे किया, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है? क्या ये कहा जा सकता है? इस परत को भी साफ सुप्रीम कोर्ट ने किया, ऐसा नहीं संभव है। अगला पॉइंट था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता है। यह एक ऐसा कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करके किसी भी आम व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेते हैं जो उसको संविधान ने दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने बचाव का कवच बना रहे हैं और यह आपके लिए कहीं पॉलिटिकल हथियार तो नहीं है। क्योंकि उसके बाद बहुत साफ तौर पर लिखा गया, जो फैसला आया है, गृह मंत्रालय ने इस मामले में मनमाने ढंग से यह मुद्दा उठाया। हम सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाने दे सकते जिससे प्रेस हर हाल में उसे समर्थन करे। यानी मीडिया सरकार के समर्थन में हमेशा खड़ा हो जाए। यही सरकार चाहती है, कमोवेश ये दिखाई भी दे रहा है पॉलिसीगत तरीके से। लेकिन बात निकलते निकलते अगर चैनल को बंद करने तक की आ गए और प्रतिबंध लगा दिया गया तो आपको बताना पड़ता है कि आपने क्यों प्रतिबंध लगाया है। तो प्रतिबंध की व्याख्या जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ही यह लगने लगा कि दरअसल आप ये सोचते हैं कि यह मुद्दा जो हमने उठाया है उसको उसी रूप में मीडिया समर्थन करे। यह कैसे संभव है? उसकी अपनी अभिव्यक्ति का सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है। यानी सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं दे सकती है। यानी जो डर इस दौर में मीडिया के भीतर और जिसका जिक्र बार बार होता है कि डेमोक्रेसी गायब है, ऑटोक्रेसी आ गई है, जिसको लेकर 8 राजनीतिक दलों ने पत्र भी भेज दिया। यहां हमको लगता है एक जिक्र और आपसे करें। जो 8 राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार को तानाशाह बताया था और सुप्रीम कोर्ट कमोवेश उस दिशा में चीजों को व्याख्यात कर रहा है, तो इसके समानांतर एक चीज और देखिए। आज ही सीबीआई और ईडी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया और टेक्निकली बतलाया कि राजनेताओं के लिए सीबीआई और ईडी के लेकर कोई अलग कानून तो नहीं हो सकता है। और उस संदर्भ में जब कहा गया कि मनमाने तरीके से सीबीआई ईडी वर्क कर रही है पॉलिटिशियंस को लेकर, तो उसमें कहा गया आप गाइडलाइन बदल दीजिए। और गाइडलाइन नहीं बदले हैं तो राजनीतिक तौर पर अगर उपयोग हो रहा है तो एक मैसेज तो यह भी रहा कि सीबीआई की अपनी छवि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी मामले आए थे, तो कोई इंडिविजुअल केस और उसकी अगर फेरिस्त सामने लाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। यानी सत्ता यह नहीं कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रहा है वह विरोधी पक्ष का है या विपक्ष के साथ खड़ा हो गया, जिसका जिक्र अक्सर कानून मंत्री के जरिए एक इंडिकेशंस दिए जाते हैं या इंडिकेशन देश के उपराष्ट्रपति के जरिए भी निकल कर आया है कि जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति का अधिकार
सरकार को होना चाहिए। तो जजेस की नियुक्ति, अब आप सोचिए कि वो कौन से जज थे जिन्होंने पेगासस पे फैसला दिया, वो कौन से जज थे जिन्होंने राफेल पर फैसला दिया, और वो कौन से जज हैं जिन्होंने एक न्यूज चैनल को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सवाल को कॉन्स्टिट्यूशनली मत दिया। तो यह अंतर व्यक्तियों का है, यह अंतर सुप्रीम कोर्ट का है, यह अंतर सरकार की समझ को व्याख्या करने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का पहली बार खुले तौर पर बताना है। या सुप्रीम कोर्ट सरकार को बार बार चेता रही है कि आप जिस दिशा में बढ़ते हैं वो सही नहीं है। इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? तो इससे पहले हमारे पीछे जो किताब है चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई जी की, तो यह जब राज्यसभा में पहुंच गए तो एक सवाल बार बार उठा कि सत्ता के साथ अगर जजेस का नेक्सस होने लगेगा तो उनके फैसले प्रभावित हो रहे होंगे। तो क्या मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आईना दिखाया है सरकार को? क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऐसा फैसला देते हैं तो इसका असर दूसरे जजों पर भी पड़ता है। हम उस पर आए उससे पहले एक चीज और जानिए। जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें आज फैसला देते वक्त यह भी कहा गया कि लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार बहुत अहम होता है। यह देश की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। और इन बातों का जिक्र करते करते इस बात का भी जिक्र आया कि क्या संविधान की शपथ लेने के बाद राजनीतिक सत्ता संविधान में लिखे शब्दों को ही भूल तो नहीं गई? और जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एक चीज और यहां पर समझनी चाहिए। जो पिछले हफ्ते ही हेट स्पीच पर जब बहस हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के साथ राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है, और जब नेता यानी इस देश के पॉलिटिशियन दोनों को अलग कर देंगे तो हेट स्पीच बंद हो जाएगी। बात इतनी नहीं है, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, उस समय दो दूसरे जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। उन्होंने क्या कहा, जो कमेंट किया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी है, धर्म के आधार पर हम कहां आ पहुंचे हैं। हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है, सामाजिक ताना बाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया, उनके नाम पर विवाद हो रहा है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, कोई पॉलिटिशियन अगर इसका जिक्र करता तो मौजूदा राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता और हो सकता है सरकार भी कहती, ईश्वर के नाम पर आपने क्या कह दिया, और उसके बाद इस देश में राजनीति और बलशाली हो जाती। तो संस्थान चेक एंड बैलेंस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए अलग अलग डिजाइन से एग्जीक्यूटिव को देखा है, विधायिका को देखा है, जुडिशरी को देखा है, मीडिया को भी देखा है। ये पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। तो क्या पहली बार डेमोक्रेसी के पिलर्स को ही आहत करते हुए इस देश में जो राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व के जरिए जो हेट स्पीच की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसलिए चल रही है। हेट स्पीच को इसलिए हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था जिस संगठन को हेट स्पीच से, उसके बावजूद भी उसने हेट स्पीच की। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, चूंकि मौजूदा केंद्र की जो सत्ता है उन्हीं वहां पर भी बीजेपी की सत्ता है, तो उन्होंने उस पर रोक नहीं लगाई। तब यह अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तब उन्होंने कहा। तो क्या वाकई हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा दो ऐसे मुद्दे इस देश में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के अनुकूल हैं जिसका उपयोग वो ताना बाना अपने हिसाब से बुन ले, गृह मंत्रालय अपने तरीके से चीजों को बता दे? क्योंकि जब हम इन चीजों को देख रहे हैं तो एक चीज और समझनी होगी। जो चैनल का लिंक बताया गया था जमाते इस्लामी हिंद के साथ, अब जमाते इस्लामी हिंद जो है वो प्रतिबंधित संगठन होता तो उस पर कोई रिपोर्ट फाइल हो सकता है, चैनल वाला नहीं करता, या चैनल वाला उसको उस दृष्टि से करता। लेकिन यहां खेल उल्टा हो गया। यहां आपको लगता है कानूनी तौर पे नहीं, लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिस रूप में वर्क कर रहा है उसके साथ उसको लेकर कोई रिपोर्ट फाइल करना टेररिज्म है, तो वह फिर प्रतिबंधित दायरे में आ गया और चैनल को प्रतिबंध कर दिया गया और बाकायदा मंत्रालय से चिट्ठी चली गई।
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भी कह दिया नहीं नहीं ठीक है, लाइसेंस रद्द किया जाएगा, और यह सारी प्रक्रिया चलती रही तो मामला सुप्रीम कोर्ट आने में 2 महीने 5 दिन लग गए। इन 2 महीने 5 दिन किसी भी देश के न्यूज चैनल को अगर बंद कर दीजिए और फिर जरा सोचिए कि क्या होगा, या फिर इस देश में 2 महीने 5 दिन के लिए किसी मंत्रालय को बंद कर दीजिए और पता चले वो गलत तरीके से हुआ है और उसके बाद वो आए तो एवज में क्या मिलेगा। और शायद भारत के भीतर में इन 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती समूची राजनीति ने भारत के अंदर की जो लोकतांत्रिक परिस्थितियां उसको बार बार कटघरे में लाकर खड़ा किया, और ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, अगर वह छूट भी रहे हैं जो छूट रहे हैं, तो इस दौर की जिम्मेदारी किसकी होगी जिसमें आरोप लगाया गया, फिर उनको जेल हुई, फिर उन्होंने अपने तौर पर अपील की, अपील करने के बाद वो छूट गए, जिम्मेदारी किसकी होगी। इस देश के 22 ऐसे मामले हैं जिन्होंने औसतन इस देश में 16 महीने तक जेल के पीछे रहे, बाद में अदालत से उन्हें मुक्ति कहा गया, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये कौन सी परिस्थिति है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इस दौर में कई चीजों को साफ कर चुका है, फ्री स्पीच के वो पक्ष में है, प्रेस की स्वतंत्रता के वो पक्ष में है, हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इसके वो पक्ष में है। इसीलिए जिन केसेस में बंद लिफाफे में सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को सौंपती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। तो क्या इस देश के भीतर में अगर आप एक प्रक्रिया को देखें, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व के नाम को लेकर राजनीतिक तौर पर उपयोग किया जाता है और उस पर गवर्नेंस का ठप्पा लगता है, कानूनी तौर पर पहल शुरू हो जाती है, वो पूरा मामला क्या इस देश में राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए हो रहा है। और विपक्ष इस दौर में इतना कमजोर हो चला है कि राजनीतिक तौर पर उसके अपने सरोकार लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, या राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी पार्टी ने इन्हीं 2 हथियारों के जरिए समूचे समाज को क्या कुंद कर दिया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अभी भी सवाल देश के भीतर नहीं होता, न्यायपालिका से अभी भी न्याय की उम्मीद देश भर में है, निचले स्तर से ऊपर तक वही एक रास्ता बचा है, और उस रास्ते की चिंगारी अगर कमजोर जब पड़ने लगती है तो लगता यही है कि डेमोक्रेसी गायब हो रही है। और अगर सत्ता द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हर मुद्दे को रेड कारपेट तले दबाने की सोच अगर पहली बार उसकी बाकायदा व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स को सामने रखा है, तो आग्रह एक ही है, जब संविधान की शपथ ली जाती है तो यह कहा जाए कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसे भी मौजूदा सत्ता और सत्ताधारी पार्टियां पढ़ ले, अन्यथा राज्य हेट स्पीच में नपुंसक नहीं होंगे, अन्यथा इस देश के भीतर रूल ऑफ लॉ गायब नहीं होगा, अन्यथा इस देश के भीतर में किसी को भी किसी भी कटघरे में खड़ा करके सरकार कानूनी जामा पहना देगी, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम संस्थान होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाए। जो नहीं पहुंच पाते हैं उनके दर्द को भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।